सो गाइस अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करंट अफेयर के पास जा रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं दैट जो इंडिया और जॉर्डन रिलेशनशिप के ऊपर हमें यहाँ पढ़ना है। तो जब भी हम प्रीलिम्स के लिए तैयार करते हैं कोई नेशनल रिलेशंस में, तो वहाँ पर जो रिसेंट में एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हम सिर्फ उन्हीं के बारे में यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो यहाँ की एक जो डायग्राम आप देख रहे हैं जिसके अंदर आपको विजिबल हो रहा है इसमें, दैट इज जो वेस्ट बैंक लिखा हुआ है इसराइल आपको सबसे पहले नजर आ रहा है, और इसराइल जो कंट्री के अंदर दैट इज द वेस्ट बैंक। तो यहाँ पर जो जैसे आप देख रहे हैं जो इसराइल है यहाँ पे, इसराइल के अंदर यहाँ पे वेस्ट बैंक जगह है। तो जिन स्टूडेंट्स को भी एग्जैक्ट नहीं पता कि वेस्ट बैंक क्या है, तो बेसिकली टेरिटरी है जो इसराइल के अंदर ही है, और ये एक्चुअली डिस्प्यूटेड एरिया काउंट होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसराइल में एक और जगह है दैट्स दी गोलन हाइट्स। तो गोलन हाइट्स जो है वो थोड़ा सा आपको इस एरिया के अंदर पड़ेगी, गोलन हाइट्स। इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। और जब भी कभी इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल लेवल पर कोई एक हाँ ज़्यादातर न्यूज़ में रहती है तो उस जगह के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं कि रिसेंटली दिस प्लेस वाज इन न्यूज़, उसके पीछे रीज़न क्या था और एक कंट्री में। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमें एक ध्यान रखना है दैट जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अभी विजिट किया था जॉर्डन में। और यहाँ पर ये पहली फुल फ्लैज जो बायलेटरल विजिट थी जॉर्डन की, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पहली फुल फ्लैज बायलेटरल विजिट थी उनकी, तो इसीलिए आप इसमें ध्यान रखें। और उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्चुअली 2018 के बाद की मतलब विजिट को इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए हाईलाइट ज़्यादा आता है न्यूज़ में। और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना चाहिए जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो सकता है दैट इज यहाँ पे जब भी कभी मेमोरेंडम्स वगैरह होते हैं ना, तो इनको हम बोलते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स दो देश आपस में मिलकर कई बार तय करते हैं कि हम इन इन एरियाज के अंदर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। ये ऐसा होगा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये शुरुआती दौर की बातचीत जो है ना इस दिशा में जारी होती है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। आपको एक चीज़ और याद रखिए इसमें, अगर कभी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पेट्रा एक जगह है वहाँ पर, जैसे इंडिया के अंदर अजंता और एलोरा है। और दोनों ही जो साइट्स हैं इंडिया में अजंता और एलोरा, वहाँ पर अगर आप विजिट करते हैं तो आपको केव्स नजर आएंगे। और उन केव्स में वहाँ पर बहुत एक अच्छे लेवल पर रॉक आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ ये जो रॉक आर्किटेक्चर है इसी तरह से पेट्रा जो एक एंशियंट सिटी है जॉर्डन में, वहाँ पर भी आपको ये विजिबल होता है। तो बेसिकली यहाँ ट्विनिंग की जा रही है। ट्विनिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जिस तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट या वहाँ के टूरिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं उसी तरह से इंडिया में एलोरा के लिए भी वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा, सो दैट वहाँ जॉर्डन के जो लोग हैं वो अजंता एलोरा के बारे में जान सकें। तो आपको थोड़ा सा बस इसमें ध्यान रखना है, बाकी पॉइंट्स को आप यहाँ पे टोटली इग्नोर कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा है कि हम यहाँ पर आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट जो 5 ईयर्स के अंदर हमारा $5 बिलियन का हम आपसी ट्रेड जो है वो करेंगे। जॉर्डन हालांकि बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन जिस जगह पर इसकी लोकेशन है, जो लोकेशन जो इसकी है या जो पोजिशनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे मैंने आपको कहा कि इट्स जियो पॉलिटिकल ब्रिज, क्योंकि जो जॉर्डन है वो एक प्रो वेस्टर्न मॉडर्नाइजिंग अरब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कंट्री है जो कि वेस्टर्न कल्चर को मानने वाली एक अरेबिक कंट्री है। और इसके अलावा हमें इसमें जो ध्यान देना चाहिए दैट इज यहाँ पर ये जो सीरिया से आए हुए लोग हैं उनको एक तरह से वहाँ पे शरणार्थी के तौर पर लोग रहते हैं। सीरिया से जो लोग अपना देश छोड़कर जॉर्डन में वहाँ पे शरण लेते हैं, इसमें कोई और खास यहाँ पे मैसेज नहीं है। हमें जॉर्डन के बारे में थोड़ा सा जो देखना होगा, जैसे जॉर्डन का आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसका मैप आप जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसकी ना जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं उसके बारे में आप जरूर याद रखें, दैट इज जैसे सऊदी अरेबिया के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, इसी तरह से इराक के साथ, इस तरह इसराइल के साथ। अगर आप वेस्ट की तरफ देखेंगे यानी कि इस तरफ देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसराइल है, ईस्ट में अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया और इराक के साथ यहाँ पर ये एक बाउंड्री बनाता है। तो आपको मेनली इसमें अगर ऊपर की तरफ देखेंगे यानी कि जो अप साइड है या नॉर्थ की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सीरिया और आपको साथ ही साथ जैसे इसराइल का एक पार्ट है वेस्ट में उसको भी टच करता है। तो ओवरऑल सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना चाहिए।
और यहाँ पर काफ़ी सारा जो है ना मेजॉरिटी जो है दैट इज़ दी मुस्लिम पॉपुलेशन। इस तरह के क्वेश्चन जो है वहाँ पे कभी नहीं आएँगे, तो आप इनको टोटली इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं यहाँ पे। दैट्स सर सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि जब भी कभी आप कोई किसी तरह का नया बिल आता है, कोई नया हम कोई अमेंडमेंट लेकर आते हैं, कोई नया कानून बनाने की हम कोई किस तरह का बिल लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो उस समय पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ों को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ जो इंश्योरेंस लॉज है उसको लेकर लिया है, और इसमें जो मेन पॉइंट है दैट इज टू प्लेस द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम 74% टू 100%। दैट मीन्स जो अभी तक अगर कोई फॉरेनर पर्सन है या कोई कंपनी है जो इंडिया में अपना बिजनेस ओपन करना चाहती है, तो वो 100% अपनी ओनरशिप के साथ वो स्टार्ट नहीं कर सकती थी। उन्हें यहाँ पर इंडियन कंपनी के साथ मिलकर 74% तक की वो पहले यहाँ पे पार्टनरशिप कर सकते थे, यानी कि मिल के मतलब किसी और कंपनी के साथ जो इंडियन होगी उसके साथ मिलकर वो इस तरह से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती थी। लेकिन अब यहाँ पर इसका एम क्या है कि जो फॉरेन एंटिटीज हैं, जो हमारे इंडिया की जो है कंपनीज हैं, जो भी इंडिया में इंश्योरेंस में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी बात है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और आजकल लोगों को बहुत तरह की जैसे अगर हम बात करें, आप सर्विसेज के बारे में पता चलना शुरू हो गया है, और इसमें इंश्योरेंस भी एक सर्विस है। इंश्योरेंस में अगर आप देखें हमारे व्हीकल्स कितने ज़्यादा हो गए हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो व्हीकल्स ज़्यादा है, व्हीकल्स ज़्यादा है तो यहाँ पे इंश्योरेंस की डिमांड ज़्यादा है। इसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हेल्थ एक्सपेंडिचर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारी कंट्री में अब मेडिकल एडवांसमेंट हो चुकी है। अब नए तरह के इक्विपमेंट्स हैं, नए तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए एक कॉमन पर्सन या कोई मिडिल क्लास पर्सन भी उन चीज़ों को अवॉइड कर सके, इसीलिए यहाँ पर अब इंश्योरेंस सेक्टर जो है ना, हेल्थ इंश्योरेंस भी काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेट हो रहा है। इसके अलावा आजकल डेटा को लेकर भी इंश्योरेंस होती है। इसी तरह आपके जो फिजिकल एसेट्स हैं, लाइक आपके मोबाइल्स हैं या आपके जो कंप्यूटर्स हैं, इस तरह घर या बाकी आपके जो एसेट्स हैं उनकी भी इंश्योरेंस की जाती है। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जो इंश्योरेंस का सेक्टर है वो इंडिया में उसका फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट है। इसीलिए यहाँ पर हम 100% ओनरशिप के साथ, यानी कि कोई अगर फॉरेनर है वो अब यहाँ पर 100% ओनरशिप के साथ अपनी एक इंश्योरेंस सेक्टर को स्टार्ट कर सकता है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आप आमतौर पे जब भी कभी हम सिविल सर्विसेज की एक करंट अफेयर की बात करते हैं, तो ऐसे में उस चीज़ का हमें क्रक्स ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिरकार जो बिल आया है उसका मेन मोटिव क्या है, और ये जो किन-किन जगहों पर ये चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है या किन ये चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके अंदर हम देखते हैं आगे। जैसे मैंने आपको बताया दैट अभी हमारा एक गोल है कि हम 2047 तक, यानी जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएँगे, बाय दैट टाइम हम पूरे इंडिया के अंदर जो है ना सबको लगभग इंश्योरेंस फॉर ऑल का हमारा जो सपना है वो पूरा हो चुका होगा। और इसके लिए यहाँ पर 100% एफडीआई, इससे एक फ़ायदा होता है। याद रखें जब भी कभी किसी सेक्टर में 100% एफडीआई हो जाती है ना, तो इंडियन कंपनीज़ को एक तरह से कॉम्पिटिशन मिलता है फॉरेनर एंटिटीज़ से। तो जो फॉरेनर्स हैं उनकी इंडिया अगर वो कभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उनके लिए लिक्विडिटी भी हो जाता है, और जैसे मैंने बताया कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह की कंट्री के अंदर जहाँ उनका प्रोडक्ट काफ़ी तेज़ी से लोग बाय कर सकते हैं, चाहे वो एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, तो ऐसे में जो फॉरेनर्स हैं वो अपनी यहाँ पर मैनेजमेंट भी लेकर आते हैं, फॉरेनर अपनी टेक्नोलॉजी भी लेकर आते हैं। तो इस तरह के जो एक स्टेप्स होते हैं किसी कंट्री के द्वारा, जैसे इंडिया ने स्टेप लिया है, तो काफ़ी वेलकमिंग स्टेप है ये। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ भी, जैसे हम शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए हमारी सेबी है, इसी तरह से यहाँ पे इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में IRDAI है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके रेगुलेटरी पावर्स हैं, यानी कि जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए रूल्स रेगुलेशन को लेकर उनके अपने यहाँ पर लॉज कैसे बनाने हैं, कैसे नहीं, किन किन चीज़ों में बनाने हैं, वो चीज़ें यहाँ पर IRDAI बनाती है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर आपको IRDAI के बारे में भी पढ़ना चाहिए, और इसकी और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दैट 100% एफडीआई हो सकती है इंश्योरेंस के अंदर अब, और ये फॉरेन कंपनीज या एंटिटीज अब इंडिया में आ सकती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अमेंडमेंट की गई है जो इंश्योरेंस लॉज को लेकर, जैसे इंश्योरेंस एक्ट, आपको इन एक्ट के ईयर जरूर पता होने चाहिए।
जैसे इंश्योरेंस एक्ट 1938, एलआईसी एक्ट जो है 1956 का है, और जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI जो है वो 1999 की है। तो ओवरऑल ये ईयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन ऑब्जर्व किए गए हैं जहां पर जो इम्पोर्टेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक या रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, IRDAI है, सेबी है, इस तरह या LIC, या हमारे से जब नेशनलाइजेशन हुआ बैंक्स का, तो उस तरह के जो ईयर्स है ना, वो आपको पता होने जरूरी है। तो इसीलिए आप इससे जुड़े हुए ईयर्स को जरूर याद रखिएगा। LIC का, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, और IRDAI जिन स्टैट्यूटरी जैसे एक कानूनी दर्जा मिला वो 1999 की बात है। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं इसमें। द नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांच, यहाँ पे कुछ चीजें और भी चेंज की गई हैं। जैसे जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनकी भी अपनी एक इंश्योरेंस होती है, ताकि कल वो इंश्योरेंस, अगर कोई बहुत बड़े लेवल पर क्लेम्स होते हैं तो वो लोगों के क्लेम सेटल कर सकें। इसीलिए आमतौर पे जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनकी भी इंश्योरेंस होती है, तो वहां पर जो एक अमाउंट पहले डिपॉजिट करके रखनी पड़ती है, दैट इज 5,000 करोड़, जो है पहले एक रिक्वायरमेंट रखी गई थी कि नेट ओन फंड, यानी आपके पास इतने फंड होना चाहिए पहले ताकि आप इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो वो उस एक रिक्वायरमेंट को भी कम कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि जिसके पास अभी 1,000 करोड़ रुपीज का जो नेट ओन फंड होगा, उस कंपनी, उस फॉरेन कंपनी भी अब इंडिया में वहां पर आ सकती है। और इस तरह से हम जो इंडिया के अंदर री इंश्योरेंस जो मार्केट है उसको भी अ, यहाँ पर मतलब एक तरीके से हम एक कम पैसे के साथ ये चीज स्टार्ट की जा सकती है। नेट ओन फंड क्या होता है, यहाँ पे मिनिमम कैपिटल यानी कि मिनिमम वो पैसा दैट अ री इंश्योरेंस एंटिटी मस्ट मेंटेन, यानी कि जो री इंश्योरेंस है, री इंश्योरेंस एंटिटीज कौन सी होती है, जो इंश्योरेंस कंपनीज को भी इंश्योर करती हैं, उनको री इंश्योरेंस एंटिटीज, तो उनके पास इतना होना चाहिए सो दैट यहाँ पर कभी अगर बड़े लेवल पर क्लेम्स होते हैं तो री इंश्योरेंस कंपनीज उनको यहाँ पे सेटल कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे, फिर हम आगे देखते हैं इसके अंदर पॉलिसी होल्डर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड भी होगा इसके अंदर, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्या इस एक्ट के अंदर या जो बिल अभी इंट्रोड्यूस किया गया, क्या इसमें कोई एजुकेशन या प्रोटेक्शन फंड की बात की गई है। तो आपने इसमें ये कहना है कि यस, यहाँ पर जो एक इंश्योरेंस अवेयरनेस को लेकर और जो कंज्यूमर राइट्स हैं उनके सेफ गार्ड को लेकर यहाँ पर चीजें बताई जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो पॉलिसी होल्डर डेटा है ना मस्ट बी कलेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड इन लाइन विद दी, क्योंकि अब इंडिया में एक एक्ट है आपके डिजिटल या प्राइवेसी को लेकर, इंडिया में जो एक्ट है दैट इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो वो भी हमारी कंपनीज हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो आपसे रिलेटेड डेटा है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है या आपके असेट से जुड़ा हुआ डेटा है, क्योंकि आजकल जो डेटा है ना वो आमतौर पे डिजिटल फॉर्मेट में ही रखा जाता है, तो इसीलिए उसको जिन कंपनीज के साथ शेयर किया जा रहा है या जो कंपनी जिस तरह के डेटा को कलेक्ट कर रही है आपसे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करें। तो ऐसे में अगर कोई कंपनी ये नहीं करती है तो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी, किस तरह की पनिशमेंट्स उनको जो दी जाएंगे, तो वो चीजें मेंशन है यहाँ पर, दैट इज इन द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ओवरऑल कंपनीज को इस एक्ट के मुताबिक चीजों को या डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। उसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं जो IRDAI है, आपके पास एक स्टेटमेंट हो सकती है करंट अफेयर्स में कि क्या इस बिल ने जो IRDAI है उसकी पावर्स को स्ट्रेंथन अप किया है, कम किया है। तो वैसे तो कॉमन सेंस है, कभी भी जब भी कुछ बिल इस तरह के आते हैं, इस तरह से रेगुलेटरी जो बॉडीज होती हैं जैसे सेबी है या जैसे IRDAI है, इनकी पावर्स को ना हमेशा बढ़ाया जाता है और ताकि ये और अच्छे से फंक्शनिंग कर सके, ताकि इनकी जो एक इफेक्टिव प्रेजेंस जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम लेकर आ सके। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे कोई कंपनी वायलेशन कर रही है तो उनको इन्वेस्टिगेट कर सकती है IRDAI, और इलीगल जो कमीशंस हैं या रिबेट्स हैं, इस तरह के स्ट्रिक्ट कंप्लायंस वगैरह को भी यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है। और ओवरऑल यहाँ पे एक चीज और भी है, जो IRDAI के चेयरपर्सन है वो ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी जगह पे सर्च के लिए, एक इंस्पेक्शन के लिए, या चीज को जब्त करना, जैसा सीजन वेयर द रिकॉर्ड्स आर विदहेल्ड और टेम्पररी, जहाँ पे उन्हें लगता है कि किसी इंश्योरेंस कंपनी ने रिकॉर्ड्स में कोई किसी प्रकार की टेम्परिंग या कुछ छेड़छाड़ की है, तो इस तरह से वहां पर अब ये ऑर्डर दे सकते हैं। इसी तरह से जिन
कंपनीज़ पर किसी तरह का एक एक डाउट होता है, तो उन जगहों पर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं ऑफिसर्स को IRDAI। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अब इनकी जो पावर है उसको बढ़ाया गया है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर द एलआईसी। एलआईसी इज ग्रांटेड द ऑपरेशनल फ्रीडम टू ओपन न्यू जोनल ऑफिस विदाउट अ प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स इस एक्ट में जो एलआईसी है उसको बताया गया कि ताकि वो इंडिया के हर कॉर्नर तक अपने जो है ना पहुंच बना सके, इसीलिए अगर वो जोनल ऑफिस को बनाना चाहती है किसी एक जोन के अंदर, जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर, वहां पर भी डिवाइड कर दिए ये जोन रहेगा। और जो जैसे हमारे पास ईस्ट पोर्शन है या नॉर्थ में है या इसी तरह वेस्ट है, साउथ है, तो अब एलआईसी को अपने नए जोनल ऑफिस को ओपन करने के लिए गवर्नमेंट की पहले अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे वो अपना जब भी उन्हें फील होगा कि यस इंडिया के किसी एक कॉर्नर में किसी जगह पर वहाँ इंश्योरेंस सेक्टर की अभी एक रीच काफी कम है, उन जगहों पे हमें पेनिट्रेशन करने की जरूरत है। तो इसीलिए एलआईसी अब अपने आप से इस तरह के कदम उठा सकती है और गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जो कि पहले थी। इसी तरह से अब यहाँ पर जो कंप्लायंस रेजीम है उसको भी यहाँ पे इजी किया गया है। तो ओवरऑल बस आप इतना ध्यान रखिए इसमें। अभी इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ पर अभी इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। हालांकि ये चीजें जो है ना थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि अगर 100% एफडीआई यानी कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में अगर आ जाएंगी, तो मान लीजिए कि हमने उनको पैसे यहाँ पे दिए और हर पर्सन ने उनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए उनके प्रोडक्ट को बाय किया, लेकिन अगर वो कल यहाँ पर मतलब वो अपने बिजनेस को एकदम से शट डाउन करके चले जाएं, तो ऐसे में क्या गारंटी है कि इंडिया के जो लोग हैं उनका जो एक प्रीमियम जो भर रहे हैं अपना इंश्योरेंस के लिए, वो उनका रिकवर हो जाएगा। तो ओवरऑल इंडिया के लोगों के लिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है काफी इसमें एक डाउटफुल है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इसी तरह से जो क्रिटिक्स को ये लगता है कि यहाँ पे अभी ट्रस्ट डेफिशिट है। ट्रस्ट डेफिशिट इसलिए है क्योंकि जो इंश्योरेंस है वो आमतौर पर उन्हीं जगहों पे लोग करना पसंद करते हैं जहाँ जिन जगहों पर या जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट होता है, वहीं पर ही हम आमतौर पर इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट है उनको बाय करते हैं। तो फॉरेन कंपनीज के ऊपर कितना ट्रस्ट हो और कितना नहीं, वो अभी यहाँ पे डाउटफुल है। इसी तरह से आपको जो इसके बारे में एक दो चीज और पता होनी चाहिए कि क्या गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव इस तरह के पहले लिए हैं या नहीं, वो आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है ये। आप कह सकते हैं कि 2015-16 के आसपास के कुछ करंट अफेयर में से कुछ यहाँ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। जैसे अभी इसमें एक देखते हैं, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जो ये वाली एक स्कीम है इसको PMJ बोल जाएगा, यानी कि JY। इसके अंदर क्या है कि हर फैमिली को, यानी कि इंडिया में हर फैमिली को यहाँ पर 5 लाख रुपीज का एक सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर दी जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे मतलब सभी फैमिलीज के लिए नहीं, जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं उनके लिए ही होगा। दैट मीन्स जो फैमिलीज हैं, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपने, पेपर के अंदर वहाँ क्वेश्चन हो सकता है दैट 5 लाख रुपीज पर पर्सन पर फैमिली। तो आपने यहाँ पे बोला नहीं, पूरी फैमिली को 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है, वो भी कहाँ पर, जो हॉस्पिटल्स हैं, कौन से हॉस्पिटल, जहाँ पे सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर मिलती है, यानी कि जहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उन जगहों पर हर फैमिली को, जिन फैमिलीज को इनके लिए मतलब आइडेंटिफाई किया जाएगा, एलिजिबल होंगी फैमिलीज, उनके पूरी फैमिली को 5 लाख रुपीज तक का यहाँ पे इंश्योरेंस कवर, वो भी कौन सा इंश्योरेंस कवर है, दैट्स अ हेल्थ इंश्योरेंस कवर, यहाँ पे दिया जाएगा। इसी तरह से आपने क्योंकि इस टाइम पर हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी स्कीम आई थी, दैट वाज द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये याद रखिएगा, ये आमतौर पे कंफ्यूजन होती है इसके साथ, जैसा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दोनों ही थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान रखिए आप। यहाँ पर जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, आप इसमें थोड़ा ऐसे याद रखना, जीवन जहाँ पे वर्ड आ गया वहां पे लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है। दैट मीन्स अगर किसी पर्सन ने इस योजना के तहत अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है और इसके प्रीमियम भर रहा है वो, तो ऐसे में अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर डेथ कवर है। दैट मीन्स उसको 2 लाख रुपए, जब शुरू में ये स्कीम आई थी तो उसमें 2 लाख रुपए देने की बात इसमें रखी गई थी। तो इसके एलिजिबिलिटी पे बहुत क्वेश्चन आते थे उनको, दैट वाज कि यहाँ पे एलिजिबल कौन होगा इस स्कीम के लिए, जिसकी एज 18 से 50 साल तक की है। इसी तरह से एक स्कीम और आई थी जिसमें कि एक्सीडेंट हो जाने पर
या एक्सीडेंट केस में कोई डेथ अगर हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है किसी का, कोई जैसे लिम्ब है वो कट हो जाता है, या कोई एक तरह से कोई पर्सन जो है वो अब जिस पहले वो हेल्दी वे से लाइफ लीड कर पा रहा था, अपने काम काज कर पा रहा था, लेकिन अब नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए स्कीम लेकर आई है दैट वाज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम थी, तो आपको नहीं चीज ध्यान रखनी है उस चीज में। और एक जनधन जो आधार मोबाइल ट्रिनिटी, ये 2014-15 के आसपास की ये स्कीम है, इसको भी फिलहाल भी छोड़ा जा सकता है। तो ओवरऑल आपको ये दो तीन स्कीम्स के जैसे मैंने बताया, ये फिलहाल आप थोड़ा नॉलेज में रखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद हम एक नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ जा रहे हैं, इसमें है इनहेलेबल माइक्रोप्लास्टिक। हालांकि इसके अंदर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पर जो इनहेलेबल माइक्रो प्लास्टिक्स की बात है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इस कौन से प्लास्टिक होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है आमतौर पर, ये इतना आपको स्टेटमेंट में नजर आएगा दैट देयर आर टाइनी एयरबॉर्न प्लास्टिक पार्टिकल, दैट मींस कि इनका जो साइज होगा दैट वुड बी स्मॉलर देन 10 माइक्रोमीटर, जो 10 माइक्रोमीटर से कम के जो बहुत ही माइन्यूट प्लास्टिक के पार्टिकल्स आपको हवा के अंदर वहां पर मतलब मिलेंगे, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये ना लटके हुए रहते हैं, जैसे हमारे अगर कभी फॉग है कहीं पर, फॉग के साथ जो जैसे वाटर पार्टिकल्स हैं वहां पर, तो उनके साथ ही अटैच रहते हैं। तो इस तरह से जब आप कभी सांस लेते हैं तो ये आपके लंग्स में एंटर कर जाते हैं और इस तरह से वहां पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे कहा जा सकता है कि एक तरह के माइक्रो प्लास्टिक, और आप जैसा जानते हैं जो प्लास्टिक होती है ना, ये बहुत लंबे टाइम तक जो एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सकती है, और कि अगर किसी पर्सन के अंदर एंटर कर जाती है प्लास्टिक किसी भी फॉर्म में, तो वो जो है ना एक कैंसरस भी हो सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ इसके बारे में इतना एनफ है। और अदरवाइज जो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं उसमें आप जानते हैं जैसे पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं? जब भी कभी हम छोटे छोटे कण ही होते हैं, ये भी एक सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जिनका एक माइक्रोन्स में हम काउंट करते हैं, जैसे PM 2.5 माइक्रोन, पार्टिकुलेट मैटर 10.0 माइक्रोन, दैट मीन्स ये उससे एक साइज को मैटर यहाँ पे एक मतलब साइज के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, 2.5 एंड 10 माइक्रोमीटर। इसके अलावा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। आपने ओजोन का सुना होगा, ओजोन जो है हमारी हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होता है ओजोन, लेकिन तब जब ये हमारे एनवायरनमेंट के सेकंड लेयर में, दैट इज दी जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पर ये रहती है ओजोन। अगर यही ओजोन हमारे आसपास सराउंडिंग में यानी कि ट्रोपोस्फियर में आ जाए तो वो हमारे लिए एज अ पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट का काम करती है। तो ओवरऑल इसकी वजह से आइज में इरिटेशन भी हो सकती है। और इसके अलावा लेड, अमोनिया, ये भी जो है ना मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। तो इसीलिए आपको ना एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन क्यों आ सकते हैं वहाँ पे कि जो अमोनिया और लेड है ना, ये हमें लगता है कि नहीं ये एयर पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए आप ये भी एक एयर पोल्यूटेंट है, लेड, जिसे हिंदी में सीसा कहा जाता है, सीसा। इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे करंट अफेयर है, दैट इज अबाउट द एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2। यहाँ पर ये जो ना अबू धाबी के अंदर इंडियन जो मिलिट्री है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो आपको सिंपली याद रखना है दैट इज UAE के साथ है ये। तो डेजर्ट साइक्लोन 2 जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है इसमें। और सबसे पहली बात यहाँ पर अगर इस एक्सरसाइज के बारे में बात की जाए तो जैन 2024 में ये स्टार्ट की गई थी। और इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें, इसको छोड़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे नेवी की बात करें दोनों कंट्रीज की, यानी कि इंडिया और UAE की बात करें, तो यहाँ पे है जायद तलवार। तो शेख जायद है बेसिकली वहाँ पे, जो आप याद रखें जैसे UAE के अंदर शेख जायद का नाम बहुत एक प्राउड से लिया जाता है वहाँ पर, और बहुत रिस्पेक्टफुल नाम है वहाँ पे जो शेख जायद। तो उनके नाम से यहाँ पे एक्सरसाइज जायद तलवार। तो आपको याद रखनी है ये इंडियन और UAE नेवीज की हैं दोनों। इसके अलावा एक्सरसाइज जो मिरन है उसके अंदर ये मल्टीलेटरल है जिसमें UAE भी आता है। और इंडिया ने जैसे इसको लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, या यहाँ पर ये हुई थी 2024 में, इसको फिलहाल छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे डेजर्ट फ्लैग। जब भी कभी इंडियन एयर फोर्स की बात आती है तो
आपको याद रखना है यहाँ पे ये भी मल्टीलेटरल है, जिसमें यूएई इसको होस्ट करता है और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हो आते हैं। तो ये सिर्फ बायलेटरल नहीं है डेजर्ट फ्लैग, यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स है वो भी यहाँ पर जाती है। उसके अलावा यहाँ पे एक्सरसाइज जो तरंग शक्ति के अंदर देखिए यहाँ पे जो यूएई है, ये बेसिकली हमने 2024 के अंदर इसका भी एडिशन इंडिया में होस्ट किया गया था। ये भी एयरफोर्स से जुड़ा हुआ है और मल्टीलेटरल है, और यूएई ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ओवरऑल ना आपको जो तो बायलेटरल है उनके बारे में याद रखना है, दैट इज जैसे कि इसके अंदर आपने डेजर्ट साइक्लोन इसके साथ है, तो ये यूएई के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो जायद तलवार है वो हमारी नेवीज को लेकर है, दो याद रखेंगे तो एनफ है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार यूएई के बारे में भी, जो यूएई है यहाँ पे इसके सराउंडिंग कंट्रीज देखिए एक बार यहाँ पे, जैसे इस तरफ अगर आप देखेंगे इसके बिल्कुल एडजेसेंट है, दैट इज सऊदी अरेबिया, और इसी तरह से ओमान के साथ भी जो है बॉर्डर शेयर होता है इसका, और आबू धाबी जहाँ पे बहुत सारी जो गैस प्रोडक्शन जो है की जाती है, एलएनजी यहाँ पे, दैट्स द लिक्विड जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, उसको यहाँ यहाँ बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन है उसकी। और इसी तरह से दुबई जो है दुनिया का एक वर्ल्ड बिजनेस सेंटर है, और टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो वो यूएई का ही ये पार्ट है। सो ओवरऑल यूएई दैट मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक तरफ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे कतर भी है, तो दैट इज कतर। तो कतर के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ और ओमान के साथ इसकी जो एक बाउंड्री है वो यहाँ पे शेयर होती है। और इसके अलावा अगर सामने की तरफ जो आप वाटर देख रहे हो, ये पर्शियन गल्फ है, जिसे फारस की खाड़ी कहा जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं करंट अफेयर, दैट इज अबाउट दी आईसीजी शिप सार्थक एट दी चाबार पोर्ट। सबसे पहले आपको ये पता हो, जैसा आप यहाँ पर एक इमेज में देख रहे हैं, दैट इज दी आईसीजी का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, सार्थक है ये। तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, जो कि जिन्हें भारतीय तट रक्षक कहा जाता है, और जो कोस्ट के अंदर इनकी मैक्सिमम जो एक्टिविटी है वो कोस्टल एरियाज के अंदर एक पेट्रोलिंग करना और वहाँ के जो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेक्ट करना, उस चीज़ की ज़िम्मेदारी है इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो जब भी कभी इस तरह की वेसल्स, इस तरह की जो शिप्स हैं, आपको न्यूज़ में देखने को मिले, तो काइंडली आप इनकी एक अलग से लिस्ट ज़रूर बनाएँ, क्योंकि ये चीज़ें आमतौर पर सिविल के जो पेपर होते हैं उनके अंदर पूछी जाती हैं। तो आपको आईसीजीएस जो सार्थक है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। और यहाँ पर ये चाबार पोर्ट के अंदर इन्होंने मतलब अभी यहाँ पर ये अभी इसने विजिट किया था। चाबार पोर्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो लेकिन उससे पहले इसमें देखिए, जो चाबार पोर्ट है बेसिकली, यहाँ पर एक चीज और भी है, यहाँ पे जो फर्स्ट एवर पोर्ट कॉल का नाम दिया गया, फर्स्ट एवर पोर्ट कॉल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पोर्ट कॉल सिंपली आपको एक क्वेश्चन हो सकता है वैसे कभी, ये थोड़ा जीके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है कि जब कभी किसी पोर्ट के ऊपर कोई शिप वहां पहुंचती है, कितने टाइम के लिए वहां पर पहुंचती है, कितने टाइम रुकती है और वहां से फिर मतलब चली जाती है, उसको बोलते हैं पोर्ट कॉल। यानी कि किसी एक बंदरगाह पर कुछ समय के लिए जब कोई शिप रुकती है उसको वो बोलते हैं दैट इज पोर्ट कॉल। तो यहाँ पे जो चाबार पोर्ट है वो बेसिकली ईरान का एक पोर्ट है, और चाबार पोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम अफगानिस्तान तक एक्सेस चाहते हैं, अफगानिस्तान का मतलब हो गया अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया तक हम अगर पहुंचना चाहते हैं इंडिया, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जा सकते हैं, और या दूसरा ऑप्शन है कि हम ईरान के थ्रू जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया की एक जो हमारी जो लोकेशन है उसमें पाकिस्तान के साथ हमारी जो एनमिटी या उनके साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक अल्टरनेटिव वेज को फाइंड आउट किया है, और उन वेज को हम डेवलप कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने ईरान में जो चाबार पोर्ट है वहाँ पर, वहाँ से एंटर करते हैं, और ईरान से हम पहुँचते हैं अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान या बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वहाँ तक हम जा सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट पोर्ट है चाबार पोर्ट। और छावा पोर्ट को लेके थोड़ा सा और मैं आपको इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इंडिया काफ़ी टाइम से ईरान के साथ एक अच्छे टर्म्स में है, और हम छाबार पोर्ट के कुछ एक हिस्से को लेकर डेवलपमेंट के लिए बात भी कर रहे थे, लेकिन चाइनीज जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी यहाँ पे इंटरवीन किया, और कुछ हिस्सा वो लोगों ने भी डेवलप करना स्टार्ट किया। तो ओवरऑल यहाँ आपको ये याद रखना है कि ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप काफ़ी पुराने हैं, और ईरान हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वहाँ से ऑयल सप्लाई आती रही है। लेकिन ईरान की जो इंटरनेशनल इमेज है वो ठीक नहीं है,
स्पेशली अमेरिका और इज़राइल को लेकर इनकी एक जो आपसी टेंशन बनी रहती है, उस वजह से इंडिया के रिलेशनशिप भी काफ़ी स्ट्रेन हो सकते हैं या हो जाते हैं आमतौर पे, या इंडिया के लिए बहुत डाइसी हो जाता है कि वो यूएस का साथ दे या ईरान का साथ दे। तो ऐसे में डिप्लोमेसी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ओवरऑल जिन्हें छाबार का आइडिया नहीं है, तो वो छाबार की एक बारी में ज़रूर सर्च करें और उसको चेक करें, और छाबार के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया के लिए। सो ओवरऑल आपको सिर्फ इतना इसमें याद रखना है। इसमें एक पुनीत सागर अभियान का नाम भी आया। व्हाट इज अ पुनीत सागर अभियान? एक ये 2021 में एनवायरमेंटल कैंपेन शुरू की गई थी, जो एनसीसी के कैडेट्स हैं उन्होंने, ताकि जो सी शोर है, यानी कि जो कोस्टल एरियाज हैं, बीच है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, या बाकी बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज, तो उनमें प्लास्टिक या जो वेस्ट मटेरियल है उनको क्लियर किया जा सके, उनको साफ रखा जा सके। तो उससे जुड़ा हुआ एक आउटरीच प्रोग्राम के लिए ये मतलब इसका एक जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ सभागार तक जाने का, जो आईसीजीएस सार्थक की बात होगी, उनका एक ऑब्जेक्टिव वहाँ तक भी ये भी है, मतलब सब पुनीत सागर अभियान। इसके अलावा छाबर पोर्ट के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये ईरान के अंदर है, और ईरान में भी अगर कोई आपसे पूछे तो दैट इज इन दी सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ पर। और ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, दैट इज आउटसाइड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ज्योग्राफी के मैप्स में अगर आप इसको देखेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत इजीली समझ आ जाएगा, जब भी आप इसकी इमेज वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। और डेवलपमेंट की अगर यहाँ बात की जाए, इंडिया ने यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान का यहाँ एक अग्रीमेंट हुआ था 2016 में, जिसके तहत इसको डेवलप किया जाना था। और यहाँ पे 2 टर्मिनल हैं, याद रखें इसमें, दैट इज़ शाहिद बहेश्ती और शाहिद कालांतरी। तो ये 2 टर्मिनल्स का मतलब है, जैसे हमारा कोई एक जगह होती है ना, उस जगह पे 2 पॉइंट्स बने हुए हैं मेनली, यानी कि जैसे अ, अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट पे भी टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पर, जैसे T1 टर्मिनल, T2 टर्मिनल, T3 टर्मिनल, इसी तरह से यहाँ पर शाहिद बहिश्ती और शाहिद कालांतरी। तो इंडिया यहाँ पर जो है ना शाहिद बहिश्ती को ऑपरेट करेगा और यहाँ पे डेवलप कर रहा है, तो आपको ये याद रखना है, कालांतरी को नहीं। और इसी तरह से आपको एक होमवर्क के तौर पे इस चीज़ के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, दैट व्हाट इज INSTC, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हरियाणा के अंदर ऑब्जर्व किए गए हैं, और यहाँ पे जो यूपीएससी या बाकी जगहों पर भी INSTC से जुड़े हुए क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया गया है। इसमें आगे देखिए, यहाँ पे जैसे इमेज रखी गई है, तो आप इसमें देख सकते हैं दैट इज इन दी मुंबई से अगर आप यहाँ देखेंगे छाबार पोर्ट के थ्रू, यानी कि आप अफगानिस्तान के थ्रू यहाँ मतलब एक्सेस कर सकते हैं, और अफगानिस्तान के थ्रू आगे सेंट्रल एशिया तक जा सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो मेन मोटिव है दैट इज टू स्किप पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान की टेरिटरी को जो है यहाँ पर यानी कि इनको क्रॉस नहीं करना, और इनके ऊपर हम रिलाय भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं, दैट इज अबाउट द AH-64E अपाचे इंडक्शन स्ट्रेंथन द इंडियन या इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन। तो ओवरऑल आपको पहले देखना चाहिए, जो हेलीकॉप्टर आप सामने देख रहे हैं इनको अपाचे हेलीकॉप्टर्स बोलते हैं। और अपाचे हेलीकॉप्टर्स, ये क्वेश्चन हो सकता है दैट AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स ये हमने कहाँ से बाय किए हैं, तो आप इसमें याद रखें, ये हम जो है यूएस से बाय करते हैं। और ये काफ़ी एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं। इनके अंदर कई तरह के जो है ना एक प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स, यानी कि एग्जैक्टली जहाँ पर आप टारगेट करना चाह रहे हो वहीं पर ही वो टारगेट करते हैं। तो बस आपको इतना इसमें याद रखना है। बाकी डील के बारे में कि कितने रुपीज़ में ये फाइनल हुई है, डॉलर्स में हुई है, वो उससे आपको कोई यहाँ मतलब अभी नहीं है। इस तरह क्वेश्चन जो है आमतौर पर वहाँ पे नहीं होते। ओवरऑल इसके बाद यहाँ एक दो चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। इंडिया और ना यूएस का एक डिफेंस कॉपरेशन के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। ये काफ़ी हालांकि पुराना एक पार्ट है करंट अफेयर्स में, लेकिन फिर भी आपको अगर ये पता रहेगा तो अच्छा होगा। यहाँ पे इंडिया और यूएस के बीच में ना ओवरऑल अगर आप देखेंगे, जो 3 जिनके बारे में बताने वाला हूँ आपको, इसको ज़रूर याद रखिएगा। द फर्स्ट वन इज़ दी LEMOA, लिमो जिसको आप कह सकते हो, दैट्स अ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। दैट मीन्स यहाँ पर इंडिया और यूएस के बीच में एक डिफेंस कॉपरेशन इस तरह से है कि अगर हमारी कोई शिप यूएस के आसपास है, या यूएस के जहाँ जहाँ पर भी पूरे वर्ल्ड में बेसिस हैं, अगर हमारी शिप को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी शिप वहाँ के बेस पर रुक सकती है, वहाँ पे फ्यूल भी ले सकती है, रिपेयर भी करवा सकती है, उन्हें जो भी सामान चाहिए वो दिया जाएगा। दैट मीन्स ये हमने यूएस के साथ हमारी एक डिफेंस कॉपरेशन है।
इसी तरह से कोमकासा, कोमकासा क्या है? दैट्स अ कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। दैट मीन्स इंडिया और यूएस आपस में जब भी कोई कम्युनिकेशन, जैसे युद्ध हो रहा है उस समय पर आपस में इंडिया और यूएस कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो दोनों के पास अलग एक यूनिक लेवल की एन्क्रिप्शन होगी। आप कह सकते हैं एक तरह से कोडेड फॉर्म में बात करेंगे। मतलब दोनों कंट्रीज आपस में एक अलग ही सिस्टम होगा इनका आपसे बातचीत करने का। वो काफ़ी सिक्योर है और कोई भी जो एक एनिमी कंट्री है, जो दुश्मन देश है, उस चीज़ को वो समझ नहीं पाएगा। तो इसको बोलते हैं कोमकासा। और एक थर्ड हम इसकी बात करें, दैट इज बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बेका क्या है यहाँ पे? जब भी कभी हम, जैसे हमारे मान लीजिए कोई, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ या कोई इस तरह के हम बड़े लेवल की अगर बात करें कोई वॉर सिचुएशन के अंदर, इंडियन एयरफोर्स को या अमेरिकन एयरफोर्स को वहाँ पर ज़रूरत है कोई एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचने की, तो उसके लिए एक हाई एंड जियो स्पेशल सैटेलाइट्स या मैपिंग डेटा की ज़रूरत होती है, तो वो ये दोनों कंट्रीज आपस में एक्सचेंज करेंगे और कोऑपरेट करेंगे। तो दैट्स अ बेका। तो ओवरऑल यहाँ पे लिमुआ, कोमकासा, बेका, ये तीनों अभी आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे दोनों यानी कि इंडिया और यूएस डिफेंस कोऑपरेशन के तहत इनके ऊपर बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर आईसीईटी जो इनिशिएटिव है इससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू दी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और इंडस एक्स, यहाँ पे दोनों नेशंस ने फास्ट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स जो है ना यहाँ पे मतलब अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको स्टार्ट किया है, फास्ट किया है यहाँ पर। लाइक द प्रोडक्शन ऑफ द जीई F414 जेट इंजन इन इंडिया एंड द प्रोक्योरमेंट ऑफ MQ-9B प्रोजेक्टेड ड्रोन्स। दैट मीन्स यहाँ पे ना ये किसी और करंट अफेयर के अंदर हम आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे और इंडेक्स के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट्स के अंदर ना हम यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं जो जेट इंजन्स हैं इंडिया के अंदर, उनको बनाया जा रहा है जिनका नाम है GE-F414। और यहाँ पे प्रेडेटर ड्रोन्स जो होते हैं, प्रेडेटर ड्रोन्स एक काफ़ी स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स हैं, MQ-9B, उनको भी हम यहाँ पे खरीदने वाले। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना किसी जगह से, जो सरकारी खरीद होती है आमतौर पर उसको हम प्रोक्योरमेंट का नाम देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट करंट अफेयर है दैट इज अबाउट द भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स। इसके तहत, जैसे भी न्यूज़ के अंदर क्यों था ये, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने व्हीकल पोल्यूशन को रोकने के लिए यहाँ पर उन प्राइवेट व्हीकल्स को दिल्ली के अंदर रजिस्टर होने से रोक दिया था जो कि नॉन भारत स्टेज थे। दैट मीन्स जो भारत स्टेज व्हीकल्स वगैरह नहीं थे उनको अब दिल्ली में रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे मतलब इस ये न्यूज़ में था। साथ ही साथ यहाँ पे जिन, जैसे आपने सुना होगा कि हम अपने व्हीकल्स की पॉल्यूशन करवाते हैं, तो एक्चुअली वो पॉल्यूशन का मतलब क्या है, चेक करवाने का मतलब कि हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है हमारे व्हीकल को, दैट इज पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जिसको हम पीयूसीसी बोलते हैं। आपको याद होगा अगर आप व्हीकल कोई ड्राइव करते हैं तो आपको पता होगा कि हर 6 महीने के अंदर हमें पीयूसीसी जो है ना अपना रिन्यू करवाना पड़ता है, जिसका मतलब है कि आपका व्हीकल कितना जो एग्जॉस्ट है या धुआं है वो मतलब रिलीज कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आपका जो व्हीकल है उसका इंजन फिट है तो, और उसको पीयूसीसी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो दैट मीन्स वो ज़्यादा पॉल्यूशन जो है ना उसको कॉज नहीं कर रहा है, पॉल्यूशन नहीं कर रहा है आपका व्हीकल। तो अब यहाँ पे आपको जो और समझना है इसमें, भारत स्टेज है क्या? भारत स्टेज एक्चुअली एक तरह के एमिशन नॉर्म्स हैं, यानी कि हमारे इंजन्स के साथ जुड़े हुए वो नॉर्म्स हैं जिसके तहत ये तय किया जाता है कि इंजन्स कितना धुआं रिलीज कर सकते हैं, दैट मीन्स व्हीकल कितना पॉल्यूशन कर रहा है, उससे जुड़े हुए नॉर्म्स हैं ये। तो भारत के अंदर ना यहाँ पे सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया था, भारत स्टेज 1 2000 के अंदर शुरू हुआ था, और भारत स्टेज 6 2020 तक, यानी कि 20 ईयर्स में हमने BS1 से लेकर BS6 तक हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले हमने 1 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4, लेकिन बीच में कभी BS5 नहीं आया, डायरेक्टली इंडिया ने BS6 को फॉलो किया। एक्चुअल में जो इंडिया है वो ना इस तरह के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है यूरोप को देखकर। तो यूरोप के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे व्हीकल्स को, जो वहाँ के पॉल्यूशन को लेकर स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं उनको बोलते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही हम भारत के अंदर जो भारत स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो इंडिया में ना उस समय पर पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए हमने भारत स्टैंडर्ड जो 5th स्टेज थी उसको हमने स्किप कर दिया था। भारत स्टेज
4th के बाद डायरेक्टली हम 6th लेकर आए थे, तो ये 2020 की बात है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमारा जैसे फेज जो BS6 शुरू हुआ, और इसके बाद जो BS7 प्रपोज है 2026 और 27 में। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं अबाउट दी गोवा लिबरेशन डे। गोवा लिबरेशन डे याद रखें आप 19th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया, और ये बेसिकली एक ट्रिब्यूट थी टू द प्रोमिनेंट फिगर, दैट इज दी प्रभाकर वैद्य। ये बाला राय मापरे और नानाजी देशमुख जी और जगन्नाथ राव जी जोशी जी, तो गोवा लिबरेशन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे। एक्चुअली क्या था, गोवा के अंदर यहाँ पे जो पोर्चुगीज यानी कि जो पुर्तगाली, उनका एक रूल रहा है यहाँ पर, और उनका उन्होंने राजपाट किया, और गोवा ये 1510 में एक पुर्तगालियों की कॉलोनी बना, जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने यहाँ पर जो यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर के थे उनको हरा दिया था। तो ओवरऑल उसके बाद यहाँ पर जब मतलब इंडिया को आज़ादी मिली, उसके बाद यहाँ पे जैसे उस क्या आप कह सकते हैं कि उस समय पर भी जो गोवा है वो तब भी इंडिया के मतलब साथ में, या इंडिया के अंदर अभी भी उसको पार्ट नहीं बना था। तो बाद में गोवा की एक आज़ादी के लिए वहाँ पहले ही ऑलरेडी बातचीत चल रही थी कि गोवा नेशनल कांग्रेस वगैरह थी, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है सर, जिसको छोड़ सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन हो सकता है मेनली, वो हो सकता है आपके लिए कि गोवा कैसे इंटीग्रेट हुआ इंडिया के साथ। जब इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को, उसके बाद यहाँ पर मतलब जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे वो फेल हो चुके थे हमारे, कि बातचीत का दौर चल रहा था, कि क्योंकि ब्रिटिशर्स जा चुके थे और अभी पोर्चुगीज का यहाँ पर कोई और काम नहीं था। तो ओवरऑल यहाँ पर बात हुई कि इंडिया ने उस समय पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया, दैट वाज ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जो 1961 के अंदर ये मतलब लॉन्च किया गया था, और इसका जो टारगेट था दैट वाज टू अनेक्स गोवा, दमन एंड दीव, और यहाँ पर पोर्चुगीज रूल जो है उससे एंड हुआ। तो 19 दिसंबर 1961 को ये हैपनिंग हुई थी। और in 1974 इंडिया एंड पोर्चुगल साइंड अ ट्रीटी रिकॉग्नाइजिंग इंडिया सोवरेनिटी। दैट मींस यहाँ पे 74 में मतलब 13 साल बाद एक ट्रीटी होती है दोनों के बीच में, जो पुर्तगाल और इंडिया के बीच में, कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अब गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को लेकर सोवरन यानी कि उनकी सोवरेनिटी रहेगी। दैट मीन्स जो वो चाहे यानी कि इंडिया जो चाहे वो वहाँ के लिए उनके एक बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए कर सकता है। सो इस तरह से जो गोवा को फुल फ्लेज स्टेटहुड कब मिली है, ये याद रखें आप। वैसे तो पॉलिटी में आप ये चीज़ें पढ़ते भी हैं, दैट गोवा, दमन दीव जो है ना, ये यूनियन टेरिटरी बन गए थे शुरू में, लेकिन फुल स्टेटहुड का दर्जा इन्हें मिला जो 30 मई 1987 को, जब ये इंडिया का 25वां राज्य बना था। तो आपको बस इतना याद रखना है 1987 में, उस समय पर, तो उस समय पर हालांकि जैसे अरुणाचल प्रदेश को भी और यहाँ पे गोवा को भी यहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। सो गाइस इस सेशन के लिए करंट अफेयर्स एनफ है। तो अगेन जो डिटेल्स हैं, जैसे माइनर डिटेल हैं, आप उनको सेपरेटली नोट डाउन कर लीजिए,
और जिन जगहों पे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, उन जगहों में जिससे कि हमें बिल्स के ऊपर एक थोड़ा-सा उसको हमें टेम जानना है चीज़ों को, आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आई होप आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और पुराने करंट अफेयर्स को आप रिवाइज़ करते रहें, ताकि आपको जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स हैं, उनमें उतना एफर्ट ना डालना पड़े। थैंक यू सो मच।